एक और चीज मुझे जो अच्छी लगी, आपने जो कहा कि भारत का इतिहास जो है फिर वो माइथोलॉजी बनकर रह जाता है। दुर्भाग्य से मैं बार बार कहता हूं कि भारत की सर्वांगीण उन्नति में यदि कोई सबसे बड़ा, यदि कोई हर्डल है, कोई रोड़ा है, ऑब्स्टेकल है, तो वो अपना कॉलोनाइज माइंडसेट है। क्योंकि जो बाहर से लोग आए थे, उनकी समझ के अनुसार एक कालखंड से पहले, या उन्होंने जिसको रिलीजन कहा उससे पहले जो था, उनको उस सब को उन्होंने मिथ माना। और उनके प्रमाण जो उन्होंने तैयार किए थे चीजों को जांचने के, उसको सत्यता की कसौटी पर परखने के, उस पर उनको जो नहीं बैठा, वो सारे के सारे उनके लिए माइथोलॉजी हो गया। और इसीलिए उन्हीं मापदंडों के आधार पर हमारा वैचारिक जगत दुर्भाग्य से हमारी ही इतिहास की चीजों को, क्योंकि जैसे उपनिषद का अपना एक अभिप्रेत और अपने भाषा के बारे में भी कहा, वैसे इतिहास का भी एज इट हैपेंड, इतिहासा अपना अपने आप में एक बड़ा अर्थ है। इट इज नॉट जस्ट हिज स्टोरी और हर स्टोरी। जो घटा है और शब्दों के माध्यम से अगली पीढ़ियों तक पहुंचा है, वो इतिहास है। अब इस इतिहास को देखने की दृष्टि में जब हम विचार करते हैं, तो इसमें एक बड़ा मुद्दा जो आज के समकालीन संदर्भ में आता है, वो विकास के मॉडल को लेकर आता है। और विकास के मॉडल की जब चर्चा होती है, तो जैसे मानो एक तरफ पूंजीवाद और दूसरी तरफ साम्यवाद, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, इसके सिवा विश्व के सामने मानो कोई पर्याय ही नहीं है। और भारत जैसे मानो कभी विकास के अपने मॉडल पर खड़ा ही नहीं रहा। आपने आत्मभान की बात की, आपने अप्रत्यक्ष रूप से आत्मनिर्भरता और एक तरह से मैं कहूंगा कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी की और स्वदेशी इकोनॉमिक्स की भी बात की। तो मैं पर्यावरण पर आने से पहले, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ पर्यावरण का विषय है, क्योंकि विकास का मॉडल ही पर्यावरण के ह्रास का प्रमुख कारण बन गया है। हम इस द्विधा में फंसे हुए हैं कि विकास करते हैं तो पर्यावरण का ह्रास होता है, पर्यावरण की तरफ ध्यान देते हैं तो विकास की गति रुकती है। ये हमने मानकर ही अभी सारे मानक, सारे मापदंड, सारे पैरामीटर्स उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने विकास के रास्ते के बारे में कैसे सोचे, और ऐसे में एक शिक्षा के मॉडल पर जो हमने चर्चा की, वो इस विकास के मॉडल का भी कैसे आधार बनेगा, इसके बारे में आपसे कुछ मार्गदर्शन मिले तो बहुत अच्छा। देखिए प्रफुल्ल जी, ये सारी बातें यूं होती हैं कि आज हम जिस युग में जी रहे हैं, इसको मार्केट का युग कहते हैं, बाजार का युग। बाजार में भी एक मूल्य होता है, और वह बाजार का मूल्य जब चीजें निर्धारित करने लगता है, तो जो यथार्थ मूल्य हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तो ये बात यूं है कि जो हमारे जो समृद्धि की परिभाषा है, हमारी से मेरा तात्पर्य सनातन जो समृद्धि की परिभाषा है, उसमें प्रकृति अवरोधक नहीं रही है, साधक रही है। प्रकृति को ही हमने, प्राकृतिक से जितने भी हमारे संसाधन हैं उनको ही हमने समृद्धि माना। शस्य श्यामला मातरम हम गाते हैं, वो हमारी समृद्धि है। तो ये जो पैरामीटर्स जो आप कह रहे हैं, हर क्षेत्र में ये मूल्यों के आधार पे ही तो पैरामीटर तय होते हैं कि कैसे हम किस लेंस से देखें, किस तरह प्रिज्म से हम देखें कि ये समृद्धि है या नहीं है। तो आज जो पदार्थवाद का बोलबाला है, उसमें समृद्धि की परिभाषा ये कर दी गई है दुर्भाग्य से कि कितनी सारी वस्तुएं आपके पास हैं, आपका क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी समृद्धि की परिभाषा ये होती है कि आप कैसे बने, आप कितने समृद्ध हुए, अंदर से आप में कितनी रिचनेस आई, आप कितने प्रफुल्ल हुए, वो हमारी समृद्धि की परिभाषा है। तो उसके लिए आधार ये है कि पहले हम अपनी भाषा, जो
हमारी मूल भाषा है वहां से हम परिभाषाएं स्पष्ट करें, क्योंकि जो पश्चिमी परिभाषाएं हैं वो फिट नहीं बैठती। उनका परिभाषाओं का मकड़जाल ही ऐसा है कि उसमें ऐसे लगता है कि हम कहते हैं जैसे प्रकृति का दोहन करो, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो उसको कहते हैं कि उसका शोषण करके ही आप उसके ऊपर यू कंट्रोल द नेचर। हम कहते हैं नहीं, हम तो स्वयं ही प्रकृति है, हम स्वयं ही कंट्रोल हो जाएं, वही बड़ी बात है। तो इस तरह से हम तो साथ में चल रहे हैं, हमारी समृद्धि प्रकृति के साथ है। हमारे देखने के जितने भी आधार हैं वो प्रकृति के साथ चलने वाले हैं। प्रकृति जितनी फलेगी फूलेगी उतने ही हम समृद्ध होंगे। लेकिन थोड़ा सा उसमें ये आज क्या करें जहां हम हैं, बात ये है मूल में। तो एक उदाहरण से मैं स्पष्ट करता हूं कि खरीदने और बेचने में बहुत सावधान रहना चाहिए, रुचि में सावधान रहना चाहिए। जैसे आज हम कहें कि कोई आयुर्वेद की ओर जाता है कि हमारे अगर कोई शरीर में कुछ व्यवधान आ गया है, कुछ हो गया है, तो हम आयुर्वेद से उसकी चिकित्सा करें। लेकिन आप आसपास देखेंगे तो आयुर्वेद का तो कोई उतना बड़ा संस्थान नहीं मिलेगा हर जगह आपको। तो उसके वजह से हमें जाना पड़ता है किसी एलोपैथिक अस्पताल में। तो लोग कहते हैं अरे आप कैसे मूल्यों के धारक हो, आप तो आयुर्वेद की बात करते हो, आप तो एलोपैथी वाले में स्वयं ही चले गए। तो इस द्वैत को समझना होगा कि ये सिचुएशन है, हम जिस अवस्था में हैं उससे कैसे निकले। जैसे हमारे एक लेखक है ना मुंशी प्रेमचंद, कहते हैं उसको थोड़ा सा और आगे ले जाना पड़ेगा। वो कहते हैं जिस पांव के नीचे गर्दन दबी हुई हो उसको सहलाने में ही फायदा है। ऐसा नहीं है, उसका मतलब है कि कैसे निकाल के बाहर कर दें उसको, इसके बाद आप स्वतंत्र सांस लें। तो ये जो सिस्टम आपके ऊपर थोप दिए गए हैं इनको आपको धीरे धीरे निकालना है। और इसकी बहुत छोटी कुंजी है, रुचि और खरीदने का जो विवेक है। तो आप जो भी खरीदें वो हमेशा ये ध्यान में रखें कि ये हमारे स्वदेश की वस्तु है, ये स्वदेश के रोजगार को बढ़ावा देगी, ये हमारे स्वदेश के ज्ञान को बढ़ावा देगी, ये हमारे शरीर के लिए अच्छी होगी। तो जो अरुचिकर चीजें हैं उनसे आप धीरे धीरे हट जाएंगे। तो आज जिन अस्पतालों में आपको, क्योंकि अस्पतालों के चलने के पीछे आप हम सब जानते हैं कि अगर टारगेट पूरा नहीं हो रहा है उनका पेशेंट्स का तो कोई अस्पताल चलेगा क्या। तो उनका मूल ध्येय तो प्रॉफिट है, उसी के चलते जो कुछ भला हो जा रहा है। इट्स नॉट कास्टिगेटिंग ऑल हॉस्पिटल्स, बिकॉज ध्यान से जब सुनने की हम बात करते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। हम कह रहे हैं कैसे निकलें, हम अस्पतालों के विरोध में नहीं है, हम कह रहे हैं कल को वही अस्पताल ऐसे हो जाए कि आप वहां योग और व्यायाम करें कि कैसे बीमार ना पड़े। उसमें इस तरह भी तो बन सकता है, क्यों नहीं ऐसा सोचा जा सकता है कि वहां पे खाली हम तभी जाएं कि जब हम मरणासन अवस्था में हो जाएं, 4 जगह से हमें ट्यूबें लग जाएं तभी हम वहां जाएं। क्यों जरूरी है ऐसा सोचना। तो धीरे धीरे होगा ये। तो हम खरीदना, पहनना, पढ़ना इस तरह से अपना स्वदेशी की तरफ लाएं तो हमें आरोग्य आएगा, हम स्वस्थ होंगे। देखो संस्कृत का आप तो जानते हैं ऐसी भाषा है कि इसमें एक एक शब्द के अनगिनत अर्थ हैं, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एक अर्थ नहीं है, क्योंकि ये तो सब एट्रीब्यूटिव लैंग्वेज है। एक काल विशेष में, एक परिस्थिति विशेष में उसका एक शब्द है स्वास्थ्य। अगर आप स्व में स्थित हो, एक शब्द एक अर्थ वो भी है। तो जब तक आप स्वस्थ नहीं होगे तो स्वास्थ्य कैसे होगे। तो यहाँ किसी वस्तु का नकार नहीं है, दृष्टि का स्वीकार है कि आपके पास वो परम दृष्टि है जिसमें कि पल के सब कुछ समा जाता है और फिर आप सही डायरेक्शन ले लेते हैं। तो इस तरह से सब में से निकल के तो रुचि सबसे पहले अच्छी सुरुचि पैदा करें। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, ऐसे हमारे रामचरितमानस शुरू होती है, वो इतिहास ग्रंथ है तो हम तो उसको इतिहास ग्रंथ मानते हैं। तो उसमें अब अवधि में लिखा गया और हम यही चाहते हैं, बात से बात निकल आई कि सब भाषाओं में कम से कम एक कवि लेखक ऐसा हो, क्योंकि कवि को विद्वान कहा गया है। कवि ऐसा उसके पास दृष्टि होती है कि वो अपना इतिहास लेखन करे। हर भारतीय भाषा में आज एक रामचरितमानस जैसा कुछ लिखा जाना चाहिए। ये चुनौती की तरह लेना चाहिए लोगों को कि आज के समय में जैसे तुलसीदास जी ने जो वाल्मीकि रामायण में था उसको अपने काल के अनुसार कि आज आप कैसे इसको जीवन में उतार सकते हो, उस इतिहास को लिखा। उसकी ये पहली पंक्ति थी, बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा।
तो वो सुरुचि जो हम जब पैदा करते हैं कि हम चीजों को देखना, जैसे अभी मेरे बगल में ये जो इन्होंने जो लगा रखा है सजावट के लिए, ये वर्ली आर्ट है, आप देख रहे होंगे लाल रंग की। तो ये महाराष्ट्र की से के पहले की, तो उसमें सारा जीवन दर्शाते हैं लोग वहां का। इस तरह से हर प्रदेश में जगह जगह हमारे यहाँ ज्ञान और संस्कृति भरा पड़ा है। खाली दृष्टि चाहिए उसको बाहर उकेर के निकालने की, देखो इसको ऐसे देखो, सब कुछ उसमें है। तो इस तरह से पहले तो हमें ये थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा, सुरुचि की तरफ हम बढ़ें, तो फिर धीरे धीरे हमें अपना सही रास्ता दिखाई देगा कि हमें जाना कहाँ है। तो इस तरह से खरीदने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। क्या खरीदना है, कमाइए आप, कैसे कमा रहे हैं, क्योंकि वो तो वर्तमान व्यवस्था में ही होना है। धीरे धीरे जब आपके खरीदने की रुचि सही होगी, क्या खरीदना है क्या नहीं, तो वो व्यवस्था बलवती होगी और धीरे धीरे ये परिवर्तन आ जाएगा। जो समृद्धि हमारी परिभाषा है, सारा संसार उसमें आ जाएगा। कारण कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, हम सारी धरती को अपना परिवार मानते हैं, और ये हमारे लिए खाली कहने की बात नहीं है फिलॉसफी की तरह। दर्शन में और फिलॉसफी में यही अंतर है, दर्शन जिया जाता है तब वो प्रकट होता है कि कैसा हमें और आगे जीना है। तो हमें हमारे हृदय में तो सब समा जाते हैं, तो ये सबके लिए कारगर होगा। सब दुनिया इसको एक दिन मानेगी कि हाँ हम अपनी दृष्टि भूल गए थे, लेकिन शुरुआत घर से होती है। पहले आपको अपने ऊपर गौरव करना जानना चाहिए, और गौरव आप तभी करेंगे जब आपका इतिहास गौरवशाली रहा होगा, और इसमें कोई संदेह है नहीं कि ऐसा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों की ओर देखें जो मूल काम कर रहे हैं। जैसे मुझे एक और नाम याद आता है, संपदानंद मिश्रा जी का, संस्कृत भाषा पे बड़ा काम कर रहे हैं। तो ऐसी जो नवीन दृष्टियां उत्पन्न हो रही हैं और जो आपको आपकी चेतना की ओर ले जा रहे हैं, वो कहीं भी हो संसार में, किसी भी मजहब से कहीं से भी आते हों, जो सही दृष्टि की ओर जा रहा है, उन सब शक्तियों को, उन सब व्यक्तित्वों को एक साथ आना चाहिए और एक स्वर में बोलना चाहिए कि ये सही दिशा है विश्व के लिए। तो इस तरह का जो नवीन ज्ञान, नवीन सृजन उत्पन्न होगा, उससे हमारे युवाओं को भी दृष्टि मिलेगी। क्योंकि जब नैरेटिव एक बहुत बड़ी चीज होती है, नैरेटिव से प्रभावित होता है व्यक्ति। जब उनको लगता है कि ये बलशाली नैरेटिव है, शक्तिशाली नैरेटिव है, तो उस नैरेटिव से जुड़ के ही वो शक्ति संपन्न होते हैं। तो सही अगर नहीं हो रहा है तो उसकी जगह गलत ले लेता है। तो इसलिए जो लोग सही की और ईश्वर की कृपा से बढ़े हैं, उनको सदैव एक्टिव रहना चाहिए और सही को सही जगह पे प्रतिष्ठापित करना चाहिए। यही गुरु शिष्य परंपरा है। अगर इसी से सारा ज्ञान उद्भूत है, अगर इसकी प्रतिष्ठा हम नहीं कर पा रहे हैं संसार में, तो कैसे किसी सही नैरेटिव की प्रतिष्ठा होगी। इसलिए मूल को मूल की जगह रख के जब हम आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल ठीक हो। हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट कहा गया, ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम। ये जो मूल हमारा ऊर्ध्व है, नीचे गिराने वाला नहीं है, खाली प्रकृति और देखने वाला, खाली सर्वाइवल वाला हमारा नैरेटिव नहीं है। क्योंकि आप ऐसे हो नहीं मूल में। तो जब ऐसे हो नहीं, अब अपने आप को स्पष्ट देख लोगे कि हम ऐसे हैं, तो आप तो हर हाल में एक्टिव रहोगे। तो ये जो इतना विशद हमारा दर्शन है, दृष्टि है, जिसमें सारी सृष्टि समा जाती है। हमारे यहाँ सृष्टा और सृष्टि को द्वयम माना गया है, दृष्टा और दृष्टि को परम माना गया है। क्योंकि सृष्टा भी सृष्टि में फंस जाता है, उसको नहीं उतना महत्व दिया गया, दृष्टा। तो उस तरह का ज्ञान हमारे पास है, हमारी परंपरा में, हमारे इतिहास में। तो जब हम इस तरह से देखेंगे तो धीरे धीरे ये रास्ता जो समृद्धि का है वो खुलता चला जाएगा। क्योंकि हमें वैसे ही है ना, जैसे ट्रेन एक पटरी से दूसरे पे बदलती है, कुछ साथ में चलती है, तो वो हमें सारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उन सबों को इकट्ठा आके उसका वो कर, और होता दिख भी रहा है, हो रहा है पूरे विश्व में। भारतीय मनीषा जिस तरह से देख रही है, लोग धीरे धीरे देखने की, पहले ये होता था कि हमारा ही ज्ञान वो हमें पकड़ा देते थे दूसरी भाषा में। अब यहाँ जागरूकता आई है तो हमें पहचानने लगे कि अरे ये तो हमारी ही जड़ी, आप हमको पकड़ा रहे हो। तो थोड़ा सा वही अंतर है। तो हम कहते हैं भैया कृतज्ञता अपने यहाँ सबसे बड़ा अपराध माना गया है। तो कृतज्ञ ना रहो, बस कृतज्ञता ही तो चाहते हैं। और क्या है, जीवन तो सब आपको सुलभ होगा।
दृष्टि, सुरुचि, कृतज्ञता, इन्हीं सब चीजों से हमारा मार्ग खुलेगा।